निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख अध्यक्ष, निर्मोही अखाड़े के प्रमुख, निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास होंगे। महंत नृत्य गोपाल दास होंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? महंत नृत्य गोपाल दास। अब यही मिलान करने के लिए पूछा था कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। ये इनकी पहचान क्या है? एक निर्मोही अखाड़ा जो होता है उसी निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख हैं, लेकिन इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। यहीं पर नोट कर लें। और महासचिव कौन है? महासचिव हैं चंपत राय, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं। चंपत राय, वो चंपत राय इसके महासचिव हैं। यहीं पर नोट कर लें। चंपत राय, चंपत राय श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं, महासचिव हैं। उसके बाद मंदिर जो निर्माण समिति है, उस मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं वो नृपेंद्र मिश्र हैं। नृपेंद्र मिश्र को, जो राजा नृपेंद्र मिश्र हैं, उन्हें उसका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पूरा पूछा गया था इस बार की समीक्षा अधिकारी में, लेकिन फिर रिपीट कर सकता है, इसलिए इसे देखते रहें। यहीं पर नोट कर लें। राजा नृपेंद्र मिश्र, नृपेंद्र मिश्र को, राजा नृपेंद्र मिश्र को, नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का, मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास और समिति के अध्यक्ष कौन हैं? समिति के अध्यक्ष हैं राजा नृपेंद्र मिश्र। राजा नृपेंद्र मिश्र समिति के अध्यक्ष हैं, मंदिर निर्माण समिति के। और ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? महंत नृत्य गोपाल दास। ट्रस्ट के महासचिव कौन हैं? चंपत राय। आगे नोट कर लें, आगे नोट कर लें स्टारना के। वासुदेवानंद सरस्वती प्रयागराज के रहने वाले हैं। वासुदेवानंद सरस्वती, ये भी नोट कर लें। वासुदेव से बना है वासुदेवानंद सरस्वती को इसका सदस्य बनाया गया है, इसका सदस्य बनाया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जो 15 सदस्य होंगे उसमें एक दलित होगा, तो दलित का नाम भी जानते रहें आप। वो पूछा जा सकता है कि इस श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र में दलित सदस्य किसे बनाया गया है? तो बिहार के रहने वाले, पटना के रहने वाले को बनाया गया है, जिनका नाम क्या है? कामेश्वर चौपाल। यहीं पर नोट कर लें। इस ट्रस्ट में दलित सदस्य पटना के रहने वाले, दलित सदस्य पटना के रहने वाले कामेश्वर चौपाल को बनाया गया है। रहने वाले कामेश्वर चौपाल को बनाया गया है। कामेश्वर चौपाल को बनाया गया है। चौपाल को बनाया गया है। आगे अब यहाँ पर देखा जाए कि जो भी जिलाधिकारी होगा
अयोध्या का जो भी जिलाधिकारी होगा वो इसका पदेन सदस्य होगा। ये पर नोट कर लें, अयोध्या का जो भी जिलाधिकारी होगा वह इसका पदेन सदस्य होगा, पदेन सदस्य होगा। अब यहाँ पे देखें, अगला है और है, तो इस तरह हमने जन्मभूमि तीर्थ न्याय क्षेत्र के बारे में बात किया। इससे वन लाइनर भी सवाल बन सकते हैं, या फिर इसमें न एक सवाल एक पैटर्न ऐसे भी बना सकता है। उससे पैटर्न पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब ये यूपी कमीशन यूपीएससी के पैटर्न पे कैसे जा रहा है। करंट में पूछ देगा और ये पूछ देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2 स्टेटमेंट दे देगा और ये कहेगा कि राजा नृपेंद्र मिश्र को राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। और दूसरा कह देगा कि इस में दलित समाज की कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। अब ये कहेगा कि निम्न कथन पर विचार करें, निम्न कथन पर विचार करें। नीचे कह देगा, 4 ऑप्शन देगा कि कौन सत्य है, कौन सा सत्य है। नीचे कह देगा कि कौन सा कथन सत्य है। अब उसमें क्या दे देगा, पहला दे देगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, बी ऑप्शन केवल 1 सही है, सी ऑप्शन केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, और डी ऑप्शन न तो 1 सही है न तो 2 सही है, न तो 2 सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ध्यान से पढ़ो इसको, अभी हमने बताया था ना। अध्यक्ष सही है, गलत है ना? ये तो बनाए गए हैं किसके? मंदिर निर्माण समिति के, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और ये दलित समाज की कोई भागीदारी नहीं है, 1 सदस्य होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? डी होगा आंसर। समझे आप लोग? हाँ, डी होगा। इसमें क्या हो जाएगा? डी। न तो 1 सही है न तो 2 सही है। अभी इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, जैसे यूपीएससी सेट करता है उसी तरह यूपी कमीशन में सेट किए जा रहे हैं। तो अगर आपको इसमें पूरी भागीदारी है, अगर पूरा आपने पूरे क्वेश्चन को माइन्यूटली पढ़ा है, सूक्ष्म से पढ़ा है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं, चलते हैं। अब देखते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। आगे देखते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। अब इसमें पूछा गया है कि हैकाथॉन किससे संबंधित है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का राष्ट्रव्यापी पहल है, जिससे दैनिक जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हल के लिए निदान ढूंढा जाता है। इसीलिए ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ रहे ना, कंप्यूटर से जुड़े हुए शब्द हैं। सॉफ्टवेयर जो छोटे छोटे चिप इत्यादि बनाए जाते हैं,
हार्डवेयर आप समझ रहे होंगे, जो पूरा एक तरह से बाहर की जितनी भी कंप्यूटर इत्यादि है उसको डिस्क से लेके अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में काफ़ी अंतर है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के विकास के लिए एक सामंजस्य बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। यहीं पर नोट कर लें स्टार बना के। यह एक ऐसी राष्ट्रव्यापी पहल है, एक ऐसी राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें छात्रों के जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। यह वह कार्यक्रम है जो सभी छात्रों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए तथा अनेक उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने के लिए बल देता है। यहीं पर नोट कर लें, इसके दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके दो भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहीं पर नोट कर लें। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका मुख्य विषय क्या था। इसका हैकाथॉन का जो शुरुआत हुआ, ये छठा संस्करण था 2020 में। यहीं पे नोट कर लें, हैकाथॉन का यह छठा संस्करण था। इसका मुख्य विषय क्या था पूछा जा सकता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का मुख्य विषय बताएं। हैकाथॉन 2020 का मुख्य विषय क्या है? कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है। कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है। कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। बहुत विचार छोटा नहीं है। No problem is too big. No problem of too big. No idea is too small. No idea is too small. No problem of too big. इसका थीम है। अब यही पूछ देगा कि किस आइडियोलॉजी का, किस विचारधारा का थीम है। कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। यहीं पर नोट कर लें स्टार बना के। इस संस्करण में कुल 11 विषयों पर
इस में कुल 11 विषयों पर आधारित 243 समस्याओं पर काम किया गया। 243 समस्याओं पर काम किया गया। तो इस तरह हमने बातें किया है हैकाथॉन के बारे में। अब हम लोग बातें करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अला हिंद डालते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति घोषित की गई है और इस शिक्षा नीति में क्या क्या है। भारत में जैसे पहले चलता था 10+2+3+2 चलता था, लेकिन अब ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है जिसमें क्या कहा गया है 5+3+3+4, यानी कि अब कक्षा 5 के बाद 3 साल का आप अलग से करेंगे। 8 के बाद 9 से लेकर और उसके बाद 12 तक अलग क्लासें रहेंगी। पहले क्या होता था हाई स्कूल और हाई स्कूल 9 और 10 एक में, और 10 और 12 11 और 12 अलग होता था, फिर ग्रेजुएशन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसमें काफ़ी चेंज किया गया है। तो पहले तो देखना होगा कि ये शिक्षा नीति कब लागू हुआ, यही पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यहीं पर नोट कर लें। 29 जुलाई 2020 को 29 जुलाई 2020 ईस्वी को केंद्र सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। आगे नोट कर लें। दूसरा स्टार बना के, यह नीति 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा, सभी बच्चों के लिए कोरिकुलम, पाठ्य चर्चा और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर तैयार की गई है, जिसमें 5+3+3+4 जिसमें 5+3+3+4 के एक नई व्यवस्था की बात की गई है। तो ये होगा, यानी कि कक्षा 5 के बाद 3 साल का होगा, फिर 9 से 8 के बाद जब आप पास करेंगे तो 9 से 12 तक होगा, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद फिर 4 साल का होगा, 12 के बाद MA तक की जो पढ़ाई होगी वो 4 साल की होगी। और जहाँ पे आप पढ़ाई छोड़ देंगे वहीं पर आपकी वैल्यू बेकार नहीं जाएगी। अगर BA में सेकेंड ईयर में छोड़ दिए तो डिप्लोमा मिल गया आपको, ग्रेजुएशन की डिग्री ना मिल के क्या मिलेगा आपको, डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद इधर टेक्निकल एजुकेशन है, यहाँ पे सीधे कक्षा 7 से ही शुरू हो जाएगा। जो भी टेक्निकल एजुकेशन है, अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है 9 से ही, कक्षा 9 में जाते ही वह अगर वो बढ़ईगिरी करना चाहता है, वह टर्नर फिटर तमाम तरह के ITI के कोर्स हैं उसको करना चाहता है, उसको सब कुछ डिप्लोमा की डिग्री
उपलब्ध कराई जाएगी, कहीं पे कोई फेल नहीं होगा। अब फेल जो होने वाली डिग्री है वो बेकार हो गई, अब वो बंद हो गई, अब कोई फेल नहीं होगा। 9th में फेल हो गया, 10th में फेल हो गया, 5 साल लोग हाई स्कूल पास करने में लग जाते थे। अब तो नकल थोड़ी सी व्यवस्था आ गई है, पहले क्या था नकल नहीं होता था, तो 2 साल 3 साल हाई स्कूल में पढ़ते रह गए, 2 साल इंटर में पढ़े, अब पढ़ते पढ़ते बड़ा मजबूत हो जाते थे। अब जाते बीए में जाते थे तो बीए में जल्दी फेल नहीं होता था कोई, बीए में थोड़ा सा ज्ञानार्जन बढ़ जाता था, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती, मानविकी आ जाता था। अब राजनीति, समाज और इसमें क्या फेल होना, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ लिख ही जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे ये नया शिक्षा नीति लागू किया गया है। यहीं पर नोट कर लें, स्टार मार्क के यहीं पर नोट कर लें। तो ये नई शिक्षा नीति है 29 को लागू की गई, यहीं पर स्टार बना के नोट कर ले। वर्ष 2030 तक स्टार बना के पठन कर लेंगे। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक, प्री स्कूल का मतलब प्राथमिक स्कूल, प्री स्कूल या प्राथमिक स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100%, 100% सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है। 100% सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है। 100% सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो योजना बनाई गई है कि जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो भी प्राथमिक स्कूल है उसमें शिक्षा मदर लैंग्वेज में दिया जाए, मातृभाषा में दिया जाए। यहीं पर नोट कर लें, स्टार मार्क के। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल और भी रखा गया है कि कब तक पूरा 100% नामांकन अनुपात पहुँचा देना है 2030 तक। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वर्ष तक पहुँचा देना है। दूसरा सवाल है और ये है कि शिक्षा मंत्रालय ने एक नया साइट भी बनाया है जिसका नाम है परख। बाय द वे पूछ दिया गया कि परख का संबंध है किससे है। परख कौन है? आगे देखते हैं परख। ये भी नोट कर ले, परख का पूर्ण रूप क्या है? परख का है परफॉर्मेंस असेसमेंट। परख का पूर्ण रूप है परफॉर्मेंस असेसमेंट assessment, review and analysis of knowledge, for holistic डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखें, ये पूर्ण रूप तो पूछा जाएगा जब मेंस इत्यादि है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म के एग्जामों में पूछे जाते हैं, पीओ हो गया, जे हो गया। परख का वहाँ पे पूर्ण रूप पूछ सकता है, PARAKH। लेकिन बाय द वे हिंदी में ही पूछ दे जीएस में परख का संबंध किससे है, तो ये नई शिक्षा नीति से संबंधित है। नई शिक्षा नीति में इस परख को लॉन्च किया गया है ताकि एनालिसिस किया जाएगा कि कैसे डेवलपमेंट लड़कों में हो रहा है, कैसे ग्रोथ लड़कों में हो रहा है,
कैसे ग्रोथ लड़कों में हो रहा है, इसका एनालिसिस किया जाएगा। आगे हम देखें, सेना में महिलाओं को अस्थाई कमीशन मिल चुका है। पहले सेना में महिलाओं को अस्थाई कमीशन नहीं मिला था, लेकिन अब अस्थाई कमीशन मिल चुका है। यहीं पर नोट कर लें, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए अस्थाई कमीशन, महिलाओं के लिए अस्थाई कमीशन, भारतीय सेना में महिलाओं के लिए अस्थाई कमीशन की घोषणा कर दी गई। अब ये किस तारीख को किया गया? 23 जुलाई 2020 को। ये पर नोट कर ले, 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थाई कमीशन देने की घोषणा कर दिया। कमीशन देने की घोषणा कर दिया। आगे है और वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। किस वर्ष है, कब शुरू किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? ये केवल डेट पूछ सकता है, केवल डेट पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कब की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। यहीं पर नोट कर लें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण योजना। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई 26 मार्च 2020 को। 26 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत की गई। 26 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत की गई। आगे है और वो है अला गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब की गई? 31 मई 2020 को। ये नोट कर ले, इसकी शुरुआत 31 मई 2020 ईस्वी को किया गया। 31 मई 2020 को किया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके तहत उन जिलों को चयन किया गया जो बाहर से लोग वापस लौटे हैं, जो शहरों से वापस लौटे हैं, उन्हें एक तरह से जिलों को चुनने का काम किया गया है। तो किस राज्य में सबसे अधिक जिला चुने गए? इसके तहत गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत किस राज्य में सबसे अधिक चुना गया? बिहार में। और दूसरे नंबर पे कौन सा रहा? उत्तर प्रदेश। यहीं पर नोट कर ले स्टार बना के। इस अभियान के तहत उन जिलों का चयन किया गया, उन जिलों का चयन किया गया जहां पर सर्वाधिक प्रवासी कामगार लौटे, जहां पर सर्वाधिक प्रवासी कामगार लौटे। यहीं पर नोट कर लें स्टार बना के। बिहार में स्टार बना के बटन कर लेंगे। बिहार में सर्वाधिक 32 जिलों का चयन किया गया, सर्वाधिक 32 जिलों का चयन किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में 31
मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, उड़ीसा में 4 और झारखंड में 3 जिला का चयन किया गया। झारखंड में 3 जिला का चयन किया गया। तो इस तरह हमने बातें किया। अब हम लोग बातें कर लेते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020। टाइम आगे देखते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 यहीं पर नोट कर ले स्टार बना के। 7 जून 2020 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। आगे नोट कर ले। इस के तहत बड़े राज्यों में गुजरात को प्रथम स्थान मिला। अगर बड़े राज्यों में पूछता है कि कौन खाद्य सुरक्षा स्थान में प्रथम स्थान पे है, तो गुजरात को प्रथम स्थान मिला। इसमें बड़े राज्यों में दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पे कौन सा है? तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। छोटे राज्यों में गोवा पहले पे है। अगर हम छोटे राज्यों में बात कर लें तो गोवा पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन है? मणिपुर दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे है मेघालय। तीसरे स्थान पे कौन सा है? मेघालय है तीसरे स्थान पर। उसके बाद संघ शासित प्रदेशों में कौन है? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे कौन है? केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पे है और वो है चंडीगढ़। दूसरे स्थान पे है दिल्ली। तीसरे स्थान पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरे स्थान पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद देखा जाए तो निम्न स्थान कौन कौन से राज्यों का है? छोटा बड़ा सब मिला के। छोटे राज्यों में सबसे नीचे स्थान पे है मिजोरम। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पे मिजोरम छोटे राज्यों में। और बड़े राज्यों में है झारखंड। बड़े राज्यों में कौन सा है? झारखंड है। और लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो यहाँ पे हम एक बार पुनः चर्चा कर लें
ये आपका राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है और इस राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में हमने बातें किया कि गुजरात पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। छोटे राज्यों में हमने बातें किया और ये बातें किया कि गोवा पहले स्थान पे है, मणिपुर दूसरे स्थान पे है, मेघालय तीसरे स्थान पे है और अंतिम स्थान पे मिजोरम है। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पे झारखंड है और यहाँ पे हमने केंद्र शासित प्रदेशों में बातें किया कि चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे, दिल्ली दूसरे स्थान पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे स्थान पे और अंतिम स्थान पे कौन है? अंतिम स्थान पे लक्षद्वीप है। अंतिम स्थान पे कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो देखते हैं फिर अगला हम लोग क्लास कल देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो प्रकाश इंस्टीट्यूट प्रयागराज में संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है, किसी तरह के कोर्सेज के लिए, जीएस के कोर्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 8707835199। इस पे संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह के कोई दिक्कत हो तो आप हमसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर लोगों तक पहुंचाएं। ये लगातार एक करंट का सीरीज चलेगा जो पीसीएस, जे, एपीओ और अन्य वनडे टाइप के एग्जामों के लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू, धन्यवाद।